राहबर न कोई हम सफर तलाक के बाद ये जिंदगी ना हुई मौत भर तलाक के बाद हयात तो मौत के दो राहे पे खड़ी है वफा अज़ाब जाए हर एक रे गुजर तलाक के बाद न राहबर न कोई हम सफर तलाक के बाद रुको, साइन करो इसे। ठहरो। ये रही मेहरबानी की वो कीमत जिसे हमारा मजहब उन लड़कियों को देता है जो तलाकशुदा होती है, मतलब जिन्हें जिंदगी के तख्त से उठाकर बर्बादियों के गर्त में फेंक दिया जाता है। और ये उनकी उस बेवफाई की कीमत होती है जो बेशर्मी से भी ज्यादा बेशर्म होती है। गिन लो, पूरे 50 लाख है। आखिर मियां अपनी जबान को लगाम दीजिए। आप अपनी हैसियत और इस जन्नत की शान को भूलकर उस औरत की बेइज्जती कर रहे हैं जो मेरी बहू ही नहीं इस जन्नत की आन भी है। बेशक आप सही कह रही हैं, मैं मानता हूं कि आप सही कह रही हैं। अरे मैं ही नहीं बल्कि पूरा जहान मानता है कि औरत सिर्फ इस जन्नत की नहीं बल्कि पूरे जहान, पूरी सल्तनत की जान होती है। जान, मगर वो जो इखलाक पर मरना जानती है। इखलाक बेचने वाले को ये जमाना नोटों की गड्डी पर नाचने वाली तवायफ कहता है। जिनकी जगह किसी जन्नत में नहीं बल्कि हवस के उस बाजार में होती है जहां औरत को एक पान की तरह खरीदा और बेचा जाता है, और खरीदने वाला पहले उसे अपने अंदाज में चबाता है, बाद में बेकार समझ के बाजार के किसी कोने में थूक कर चला जाता है। अम्मी जान, रोकिए इन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को न रोक सकूं। अब और क्या रह गया बोलने के लिए? हाँ, क्या रह गया बोलने के लिए? बोलिए, खामोश क्यों आप? आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब आपने किया, और जन्नत की बेहतरी इसी में है कि मैं अपनी बची हुई गैरत को आपकी जिल्लत के चितड़ों में लपेट कर यहाँ से चुपचाप चली जाऊं। वरना जिल्लत का जहर लावा बनकर जब एक पाक दामन औरत के मुंह से फूटता है तो जलजला आ जाता है, आसमान से आग की बारिश होने लगती है, और तब ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों करोड़ों जन्नतें पल भर में फना हो जाती है। समझे आप? बहू, देखिए इसमें वही सारी चीजें हैं जिसे आप फैक्ट्री में काम करने वाले मामूली से क्लर्क ने अपनी बेटी की शादी के लिए छोड़ा है, और सोचा कि उसे खुशियों का हाथ बनाकर अपनी बेटी के गले में डालकर उसे सोसाइटी में उठने बैठने के काबिल बना देगा। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा क्यों कह रही हो बहू? हरी अदालत में बहू लफ्ज की रुसवाई बेइज्जती जिल्लत करके आप लोगों की प्यास नहीं बुझी जो आप भी? नहीं बेटी नहीं, एक माँ अपनी बेटी की बेइज्जती करेगी? नहीं दीजिए अम्मी जान, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा दम घुटा जा रहा है, जाने दीजिए मुझे, छोड़िए। ठहरो, हमें इस औरत से कह दीजिए कि अपनी इस गंदगी के साथ साथ हमारी नफरत की कीमत मेहर की इस रकम को भी लेकर इस घर से हमेशा में शक्लें दफा हो जाएंगे। ये लो। आखिर साहब, आप इस शहर के बहुत बड़े रईस हैं,
और बहुत बड़े व्यापारी भी। रहा सवाल मेहर का, तो चाहिए, मैंने उसे माफ किया। इन बेजान कागजों की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको होगी। पता नहीं कब क्या बेचना और खरीदना पड़ जाए आपको। देखा आपने, देखा आपने एक 2 टकी की औरत के तेवर। अरे 50 लाख रुपए को ऐसे ठोकर मार के चले गए जैसे रद्दी के टुकड़े हो। आखिर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, रोक लो सुबेदा आपको शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है अम्मी जान। आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। अरे ये आके बैठा चाहे ना तो 100 शहर को उजाड़ में बसा सकता है। आसमान से चांद तारों को नोच कर अपने बंगले में सजा सकता है। अरे जुबेदा से एक नहीं लाख गुना अच्छी दर्जनों लड़कियों से शादी करके उन्हें तलाक दे सकता है। और आप चाहती हैं कि मैं ऐसी मामूली जुबेदा के पीछे जाऊं उसे बनाने के लिए? नहीं अम्मी जान, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। अरे देख कर नहीं चल सकते आप। रूही, दरअसल हमारी गलती है, सो सॉरी। क्या नाम है बेटी आपका? जी, मेरा नाम सुबेदा। बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। आप ऐसा देख लीजिए जैसे कोई लड़की देखने आई है। चलो चलो आका, उठाओ ये सब। रूही, तुम भी ना। सॉरी। फिर से मुंह लटका कर बैठी हैं। आपा जान, आपका भी जवाब नहीं। लाइफस्टाइल मस्ट बी लार्जर लाइफ, अदरवाइज वो एक बोझ बनकर रह जाता है। रूही, तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती हो? हाँ, आपा जान, मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ, मैं आपको जिंदगी का मतबल समझाना चाहती हूँ। अल्लाह, पहले ठीक तरीके से मतबल को मतलब तो बोलना सीख लो, फिर मुझे कुछ समझाओ। हाँ, और एक काम करो, तुम्हें समझाना ही है ना तो अंदर जाओ, अम्मी अब्बू के पास जाओ, उन्हें जाके समझाओ, मुझे नहीं। क्यों? उनको क्यों, आपको क्यों नहीं? क्योंकि ये जो तुम बातें करती रहती हो ना हर वक्त, लाइफस्टाइल अदा, ये सब नकली है, ढोंग है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढोंग मान लेती हूँ। क्यों? जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम्हारे कहने का मतलब मैं मतलब वो नहीं है आपा जान, मैं तुम्हें जो बात समझाना चाहती हूँ वो आप समझती नहीं है। घर की 4 दीवारी के अंदर घुट घुट कर जीती हैं आप, और मैं खुले आसमान के नीचे खुशी से हंस खेल कर जीना चाहती हूँ, बिल्कुल आजादी की तरह। रूही, ये जो तुम और तुम्हारे जैसे लोग फ्रीडम, आजादी की बात करते हैं ना, दरअसल वो आजादी नहीं, बल्कि हमारे कल्चर पे गिरा हुआ एक काला दाग है जो हम चाहकर भी कभी मिटा नहीं सकते, चाहे इसमें हमारी पूरी जिंदगी क्यों ना निकल जाए। समझी? आपा जान, लो फिर से नाराज होकर चली गई। क्या हुआ? लगता है तुम दोनों फिर से उलझ पड़ी। पता नहीं क्या मिलता है तुम दोनों को। क्या करती है अम्मी जान? आप मेरी पहले बात तो सुनो। वो क्या है कि आपा जान में अच्छी खूबियों के बावजूद एक गंदी आदत है। वो क्या? वो क्या है कि छोटी छोटी बातों को ना वो गौर कर लेती है और बड़ी बड़ी बातों को नजरअंदाज कर देती है। आपको पता है आजकल लोग थप्पड़ का जवाब तलवार से देते हैं और तलवार का जवाब गोले बारूद से। हाँ अम्मी जान, जमाने ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली है। आपको कुछ पता है? आप अपनी बेटी को बोलिए वो भी जमाने के साथ चले। लेकिन कसम से नहीं, तूने जो तेज रफ्तार पकड़ी है ना, मुझे तो उससे डर लगने लगा है। क्योंकि अम्मी ऐसा क्यों कहती हैं आप? अरे क्यों क्या? अरे भाई, लड़कियों को इतनी तेज रफ्तार नहीं पकड़नी चाहिए कि दहलीज से बाहर जाने लगे। समझे कुछ अम्मी? इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप भी कभी कभी में देख लीजिए। क्या? मैं देखा देखा अम्मी आपने? अब आपकी समझ में आया कि मेरी और इसकी क्यों नहीं बनती? आज से चलो एक काम करते हैं अम्मी जान, आज आप मेरे साथ पिक्चर देखने चलती है। कौन से? इंग्लिश फिल्म। बदतमीज हो गई है, अब चाहती है कि आप बेहुदा इंग्लिश फिल्में भी देखें।
आने दे आज तेरे अब्बा को, तेरा जेब खर्ची बंद करवा देती हूँ। लो अब्बू आ गए। अरे अब्बू, आपको क्या जरूरत थी नीचे आने की इस तरह से अकेले? मुझे बुला लिया होता। काश खुदा तुम्हें मेरा बेटा बनाकर इस घर में भेजता तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाती। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सुबेदा की अम्मी, देखना एक दिन हमारी जुबैदा बहुत बड़े घर की बहू बनकर जाएगी। अरे अरे मालकिन, आप आइए 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 आइए। यहाँ यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। क्या करूं, आपके बैठने लायक कोई जगह है भी तो नहीं। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मेरी ऐसी वजह मालकिन नहीं माजिद भाई, मैं अब मालकिन की हैसियत से नहीं आई हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि इतनी ढेर सारी दौलत होकर भी मैं आपसे ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए तो अपने घर से चल के आपके दरवाजे भीख मांगने आई हूँ। मालकिन, आपको जो भी कहना है आप साफ साफ कहिए। साफ साफ तो यही है माजिद भाई, मुझे अपनी जुबैदा दे दीजिए। मैं अपने आकिब के लिए जुबैदा को मांगने आई हूँ। मेरे परवरदिगार, तू अपने रहमो करम के दरवाजे मुझ पर इस तरह खोल देगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, इतना यकीन जरूर था कि मेरी जुबैदा जिस घर में भी जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। लेकिन मालकिन, आप ये मत भूलिएगा कि जुबैदा इस घर में पली बड़ी हुई है, एक ऐसे बाप के घर में जहां हर हरकत के इर्द गिर्द एक दायरा बना हुआ है। यह इंसान जोर से हंस भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास हंसने की वजह नहीं है। यह इंसान फिर खोलकर रो भी नहीं सकता मालकिन, क्योंकि वो अपने आंसू पूरे वक्तों के लिए संभाल कर रखना चाहता है। नहीं मालकिन, नहीं। आपकी हवेली की ऊंची छतें, दूर दूर तक फैली दीवारें, इनमें कहीं मेरी जुबैदा का दम घुट के न रह जाए। नहीं मालकिन, आपके घर में फर्श पे बिछे मखमली कालीन पर अगर मेरी जुबैदा ठीक से चल नहीं पाई तो मेरा क्या होगा? बस माजिद भाई, बस। मैं आपकी जुबैदा को बहू बनाकर जरूर ले जाऊंगी, पर बेटी बना के रखूंगी, बेटी बना के रखूंगी माजिद भाई। जुबैदा ही मेरी पहली और आखिरी पसंद है, ना मत कहिएगा। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। आज से तुम्हें मैंने अपनी बहू माना जुबैदा। आदाब। तस्लीम।
यकीन मानिए, मेरा कोई इरादा नहीं था कि आपको इस तरह सेज पर बिठाकर अपना इंतजार कराऊं। क्या करूं, इतना बड़ा बिजनेस है, 50,000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। अगर उनकी रोजी रोटी का ख्याल ना होता तो उस हसीन रात में इतनी हसीन और खूबसूरत बीवी को इंतजार ना कराता और इस सुहागरात की नजरों में अपने आप को गुनहगार साबित न करता। So I'm really very sorry. या अल्लाह, मुझसे माफी मांगकर मुझे खुदा की निगाहों में गुनहगार मत बनाइए। मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा। माशाअल्लाह, आप जितनी खूबसूरत है उतनी होशियार भी। पहले ही रात आप मेरी पूरी जिंदगी की हिस्सेदार बन गई और मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का, जिसने आपकी शक्ल में वो सदाबहार गुल अता कर दिया है जिसमें खूबसूरती के साथ साथ कभी ना खत्म होने वाली अक्ल की खुशबू भी है। तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। गलियों में उड़ने वाली खाक पर अपनी तारीफ की वरख चढ़कर आपने उसे इतना कीमती बना दिया कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर समझने की भूल कर बैठी। यही तो आपके किरदार की सबसे बड़ी कशिश है कि आपको भी कोहिनूर की तरह अपनी खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं है। तूने मुझे सहारा दिया। हाँ मालिक। अबे मुझे सहारा देकर तू साबित क्या करना चाहता है? क्या साबित करना चाहता है कि मैं आके भाईजान अपने आप को संभाल नहीं सकता हूँ? हाँ, या तू मुझ पर एहसान करके उस नमक का हक अदा करना चाहता है जिसे मेरी दी हुई तनख्वाह से खरीद कर खाता है और अपने गरीब घर वालों को खिलाता है? नहीं मालिक, एक नौकर की इतनी औकात कहाँ जो मालिक पर एहसान कर सके। नहीं मालिक, गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। सारा दो, मगर सामने वाले की पोजीशन को देख कर दो। अम्मी जान, आप अभी तक जाग रही हैं? जिस बंगले में बहू सुहाग की सेज पे बैठ के रात के 2 बजे तक अपने शोहर का इंतजार कर रही हो, उस बंगले की मालकिन की आंखों में नींद कहाँ? और शोहर आया भी तो किस हालत में? देखिए, जिस तरह जिद में लकड़ी के पुतले को आदमी के कपड़े पहनाकर इंसान तो दिखाया जा सकता है, मगर उसमें जान नहीं डाली जा सकती। उसी तरह जिद से किसी की शादी तो की जा सकती है, मगर उसे दूल्हा नहीं बनाया जा सकता। नहीं। इस खूबसूरत सुहाग की सेज पर इंतजार के एक एक पल ने आपको अच्छी तरह बता दिया होगा कि आपका और हमारा रिश्ता क्या है और कैसा है। मैं भी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये बंगला, इसकी कीमत आपकी बस्ती से 4 गुना ज्यादा है। उस बस्ती की जहां पर आपका टूटा फूटा छोटा सा झोपड़ा है। इस बंगले की एक एक चीज की कीमत इतनी है कि आपकी बस्ती का एक एक
झोपड़ा खरीदा जा सकता है। माना कि ये बंगला हिंदुस्तानी धरती पे बनाया हुआ है, लेकिन इसमें एक एक चीज विदेश से मंगाई गई है। अरे यहां तक कि इसमें लगी ईंट चूल्हा भी विदेश से आया गया है। और आपको जान के बहुत ही ताज्जुब होगा कि ये कमरा जहां पर आपकी ये सेज सजी हुई है, सिर्फ इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। 50 लाख। और ये सेज जहां पर आप अपने अरमानों के सपने बूंद रही है, इसकी कीमत 9.5 लाख रुपए है। लेकिन ये सब कुछ आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मुझे क्यों बता रहे हैं? बता नहीं रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, फर्क दिखा रहा हूं जो आपकी और मेरे बीच में है। आपकी सिसकियों और मेरे हंसी के बीच में है, आपकी गरीबी और मेरे अमीरी के बीच में है। अब आप इसे कुदरत का करिश्मा समझिए या हमारी जाति अम्मी जान की जिद कि आपको गर्द से उठाकर इस जन्नत के तख्त पे बिठा दिया। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आपका और हमारा रिश्ता वैसा ही है जैसे धरती और आसमान का है, जो पास से बहुत करीब लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उनके पास जाते रहते हैं, आपको उनकी दूरी का अंदाजा हो जाता है। ये तकिया और ये चादर हमने आपके लिए बिछाई है क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको इन मखमली गद्दों पर, इन रेशमी चादर पर नींद नहीं आएगी। चलिए उठिए, ज्यादा सोचिए मत, आइए और यहां सोइए। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जुबैदा के अब्बा, आपको याद है बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक फकीर आए थे। तब हमारी जुबैदा मेरे ख्याल से 3-3.5 साल की थी और उन्होंने कहा था आपकी जुबैदा बड़ी तकदीर वाली है, सोने के पलंग पर बैठ के पान की गिलोरियां चबाएगी। चलिए उठिए, घर के सपने उठिए जैसे। इस गरीब बाप के पास अगर दौलत है तो वो मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मेरी इज्जत हो। और मैं जब भी तुम्हें रुखसत करूंगा, अपना सब कुछ देकर रुखसत करूंगा। देखो, इसे संभाल कर रखना, किसी हालत में भी मेरी इज्जत में दाग नहीं लगने देना। हमारी जुबैदा जब ये हार पहनेगी तो आसमान की हूर लगेगी। ये पाजिब अपने जुबैदा के पैर में ऐसा लगेगा जैसे संगीत के पैर में सरगम है। वाह, कितनी प्यारी नस, पहनोगी तो पूरी की पूरी मीना कुमारी लगोगी।